द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक कह सकते हैं कि एक जासूसी करने वाले हैं। जासूसी दिलचस्प है। हाँ, सोचिए, एक कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई हादसा होता है। सबकी नजर जाती है उस नुकसान पर जो दिख रहा है। मतलब जो सामने है। बिल्कुल। लेकिन एक असली मुजरिम है जो छिपा हुआ है और वो धीरे धीरे पूरी कंपनी को खोखला कर देता है। और वो नजर भी नहीं आता। वही, वो है उस हादसे की छिपी हुई वित्तीय लागत। आज हमारे पास लॉ इन्फो का एक लेख है और हम उसी की मदद से उस अदृश्य मुजरिम को बेनकाब करने वाले हैं, ये समझने के लिए कि एक हादसा असल में कितना महंगा पड़ता है। और ये एक बहुत ही जरूरी एंगल है, क्योंकि ज्यादातर लोग लागत को सिर्फ मुआवजे या अस्पताल के बिल तक ही सोचते हैं। हाँ, बस वहीं तक। लेकिन ये लेख हमें उस आइसबर्ग की तरह दिखाता है जहां असली खतरा तो पानी के नीचे छिपा है। ये जो अप्रत्यक्ष लागतें हैं, ये छिपे हुए खर्चे अक्सर दिखने वाले खर्चों से कई गुना ज्यादा होते हैं। और सच कहूं तो यही किसी बिजनेस के लिए सबसे बड़ा खतरा बनते हैं। बिल्कुल, वो आइसबर्ग वाला एनालॉजी तो एकदम सटीक है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये हादसे होते ही क्यों हैं। स्रोत में यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स का जिक्र है। वो कंस्ट्रक्शन को सबसे खतरनाक उद्योगों में से एक बताते हैं। और ओशा यानी व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन, उसने मौत के 4 बड़े विलेंस की पहचान की है। वो उन्हें फेटल फोर कहते हैं। ये क्या है? तो ये फेटल फोर सोचिए, कंस्ट्रक्शन साइट पर मौत के 4 सबसे बड़े कारण हैं। ओशा इन्हें ये नाम इसलिए देता है क्योंकि अमेरिका में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जितनी मौतें होती हैं, उनमें से आधी से ज्यादा इन्हीं 4 वजहों से होती हैं। आधी से ज्यादा? सिर्फ 4 कारणों से? जी हाँ। और इसमें सबसे बड़ा विलन है गुरुत्वाकर्षण, मतलब ऊंचाई से गिरने। अच्छा, ये तो मैं सोच ही सकती थी। हर कंस्ट्रक्शन साइट पर ये खतरा तो साफ साफ दिखता है। हाँ, जैसे सीढ़ी से, मचान से या किसी अधूरी बनी इमारत से। दूसरा है किसी वस्तु की चपेट में आना, मतलब ऊपर से कोई औजार गिर गया या कोई मटेरियल। तीसरा है किसी चीज के बीच में फंस जाना या कुचल जाना। ये अक्सर भारी मशीनरी के साथ या जब कोई ढांचा गिरता है तब होता है। और चौथा? और आखिर में चौथा है बिजली का झटका, यानी इलेक्ट्रोक्यूशन। तो ये 4 वो खतरे हैं जिन पर ओशा सबसे ज्यादा ध्यान देता है। दिलचस्प बात है कि उन्होंने इसे सिर्फ 4 कैटेगरीज में ही बांट दिया है। हाँ, और इसके पीछे एक रणनीति है। ओशा का मानना है कि अगर सिर्फ इन 4 खतरों को ही कंट्रोल कर लिया जाए ना, तो हर साल सैकड़ों जानें बचाई जा सकती हैं। अच्छा। ये हमें सीधे समस्या की जड़ तक ले जाता है। ये बताता है कि समाधान कहाँ से शुरू करना है। तो ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक तरह का एक्शन प्लान है। ठीक है, तो ये 4 मुख्य खतरे हो गए। अब मान लीजिए इनमें से कोई हादसा हो जाता है, तो जाहिर है कि पैसा तो लगेगा, पर मुझे लगता है ज्यादातर लोग सिर्फ डॉक्टर के बिल के बारे में सोचते होंगे या शायद टूटी हुई मशीन के बारे में। क्या कहानी सिर्फ वही तक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यहीं पर स्रोत लागत को 2 हिस्सों में बांटता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? हाँ, प्रत्यक्ष लागतें वही हैं जिनके बारे में आपने अभी बात की। ये वो चीजें हैं जिनका बिल आता है, जिन्हें आप देख सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे कि वर्कर्स कॉम्पनसेशन क्लेम, घायल कर्मचारी के इलाज का पूरा खर्चा, हादसे में टूटे उपकरणों का नुकसान, और अगर सुरक्षा में लापरवाही पाई गई तो ओशा की तरफ से लगाया गया भारी जुर्माना। ठीक है, तो ये सब तो वो खर्चे हैं जिनका एक बिल बनता है। ये आइसबर्ग का वो हिस्सा हुआ जो पानी के ऊपर दिख रहा है। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है असली मार तो उन चीजों से पड़ती होगी जिनका कोई बिल ही नहीं आता है ना, जैसे कि कंपनी की इज्जत। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस पूरे विश्लेषण का कह सकते हैं कि दिल है। अप्रत्यक्ष लागतें, यानी वो छिपा हुआ हिस्सा जो पानी के नीचे है, वो कहीं ज्यादा बड़ा और ज्यादा खतरनाक है। और उन्हें गिनना भी मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। मतलब ये सिर्फ अलग अलग खर्चे नहीं है, ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट है। क्या बेहतरीन तरीके से समझाया। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट ही है। एक हादसा होता है और फिर कंपनी की प्रतिष्ठा, कर्मचारियों का भरोसा, प्रोजेक्ट की डेडलाइन, सब एक एक करके गिरने लगते हैं। बिल्कुल। सोचिए, हादसा हुआ, सबसे पहले तो काम रुक गया, साइट पर जांच होगी, पुलिस आएगी, ओशा के लोग आएंगे। इसका सीधा मतलब क्या है? प्रोजेक्ट में देरी। हाँ, प्रोजेक्ट में देरी। और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में देरी का मतलब है जुर्माना। फिर जो कर्मचारी घायल हुआ है, उसकी जगह आपको एक नया कर्मचारी ढूंढना पड़ेगा, उसे ट्रेनिंग देनी होगी। इसमें समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। और बाकी टीम का क्या?
जो लोग हादसे के गवाह बने उनके दिमाग पर तो बहुत गहरा असर पड़ता होगा। निश्चित रूप से। और ये एक बहुत बड़ी अप्रत्यक्ष लागत है। उत्पादकता में कमी। सही बात है। बाकी कर्मचारी डरे हुए होते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है, काम करने की रफ्तार अपने आप धीमी हो जाती है। और फिर आती है वो चीज जिसका आपने जिक्र किया था, प्रतिष्ठा को नुकसान। अगर किसी कंपनी का नाम बार बार हादसों से जुड़ता है तो उसे भविष्य में अच्छे प्रोजेक्ट्स और अच्छे कर्मचारी दोनों मिलना बंद हो जाते हैं। ये वो नुकसान है जो सालों तक पीछा नहीं छोड़ता। जब मैंने स्रोत में दिए आंकड़े पढ़े तो मैं सच में हैरान रह गई थी। नेशनल सेफ्टी काउंसिल के मुताबिक एक मामूली चोट जिसमें सिर्फ डॉक्टरी सलाह की जरूरत पड़ती है, उसकी औसत लागत भी चौंकाने वाली है। हाँ, और ये आंकड़े इस पूरी चर्चा को एक ठोस आधार देते हैं। एक औसत चोट मतलब जिसमें सिर्फ डॉक्टरी सलाह की जरूरत पड़ी हो, उसकी लागत है $44,000। $42,000? जी, $42,000। और ध्यान दीजिए, ये एक मामूली चोट की बात हो रही है जिसमें शायद कर्मचारी कुछ ही दिनों में काम पर वापस भी आ जाए। यानी लगभग 35 लाख रुपए। हाँ, एक मामूली चोट के लिए। हाँ, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ। और अगर हादसा जानलेवा हो तब लागत आसमान छू जाती है। और वो आंकड़ा तो दिमाग को सुन्न कर देने वाला है। स्रोत के मुताबिक एक घातक दुर्घटना की स्थिति में प्रति कर्मचारी औसत लागत बढ़कर 1.3 मिलियन से भी ज्यादा हो जाती है। 1 मिनट, क्या मैंने सही सुना? एक हादसे की कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए से ज्यादा? हाँ। ये तो अविश्वसनीय है। ये रकम तो किसी भी छोटी या मध्यम आकार की कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए गेम ओवर वाली बात हो गई। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये $1.3 मिलियन सिर्फ किसी परिवार को दिया गया मुआवजा नहीं है। इसमें वो सब कुछ शामिल है जिसकी हमने अभी बात की। वो पूरा डोमिनो इफेक्ट। हाँ, वो पूरा डोमिनो इफेक्ट। प्रत्यक्ष लागतें और वो सारी अप्रत्यक्ष लागतें। प्रोजेक्ट में हुई देरी, कानूनी लड़ाई का खर्चा, बढ़े हुए बीमा प्रीमियम, खोई हुई उत्पादकता और कंपनी की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान से भविष्य में होने वाले घाटे, सब कुछ जोड़कर ये आंकड़ा बनता है। ये तो किसी कंपनी की बैलेंस शीट पर एक परमाणु हमला जैसा है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो फिर इसका जवाब बीमा होना चाहिए, है ना? हर कंपनी के पास वर्कर्स कॉम्पेंसेशन बीमा तो होता ही है। क्या वो इन सब चीजों से नहीं बचाता? वर्कर्स कॉम्पेंसेशन बीमा एक जरूरी सुरक्षा कवच है, इसमें कोई शक नहीं। ये घायल कर्मचारी के इलाज का खर्च और उसकी तनख्वाह का एक हिस्सा कवर करता है ताकि उसका परिवार सड़क पर ना आ जाए। और ये कंपनी को कर्मचारी द्वारा सीधे मुकदमा किए जाने से भी बचाता है। तो ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। हाँ, लेकिन ये एक अधूरा सेफ्टी नेट है। और स्रोत यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण नुक्ता उठाता है। बीमा कंपनियां बेवकूफ नहीं हैं, वो जोखिम का आकलन करती हैं। अच्छा। जिस कंपनी का सेफ्टी रिकॉर्ड खराब होता है, जहां बार बार हादसे होते हैं, उसका बीमा प्रीमियम आसमान छूने लगता है। मतलब बीमा कंपनी भी आप पे एक तरह का जुर्माना लगा रही है, बस वो हादसे के बाद एक बार नहीं बल्कि हर महीने आपके प्रीमियम में जुड़कर आता है। एकदम सही। ये तो एक ना खत्म होने वाला खर्चा बन गया। तो ये कोई मुफ्त पास नहीं है। सुरक्षित रहने के लिए एक सीधा सीधा वित्तीय प्रोत्साहन है। कम हादसे मतलब कम प्रीमियम। लेकिन कहानी यहाँ और भी जटिल हो जाती है। कैसे? तब क्या होता है जब घायल होने वाला व्यक्ति आपका कर्मचारी है ही नहीं। मान लीजिए कोई स्वतंत्र ठेकेदार है या कोई सप्लायर या फिर सड़क से गुजर रहा कोई आम आदमी। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वर्कर्स कॉम्पेंसेशन तो सिर्फ कर्मचारियों के लिए होता है। एग्जैक्टली। और यहाँ देनवारी का कह सकते हैं कि पिटारा खुर जाता है। स्रोत बताता है कि ऐसे मामलों में लागत की कोई ऊपरी सीमा नहीं होती। कोई लिमिट नहीं। कोई लिमिट नहीं। यहाँ पर्सनल इंजरी के मुकदमे होते हैं जहाँ पीड़ित पक्ष मुआवजे की मांग करता है। इसमें न केवल मेडिकल बिल और कमाई का नुकसान शामिल होता है, बल्कि दर्द और पीड़ा के लिए भी मुआवजा मांगा जा सकता है, जो लाखों करोड़ों में हो सकता है। और इसके साथ ही वकीलों की फीस और मीडिया में कंपनी की बदनामी, वो सब अलग। वो सब तो है ही। सोचिए, आपकी साइट से गिरे मलबे से कोई राहगीर घायल हो गया। ये एक ऐसी खबर है जो टीवी और अखबारों में छा जाएगी। हाँ, बिल्कुल। या आपकी कंपनी की छवि को ऐसा नुकसान पहुंचाएगी जिसकी भरपाई करना लगभग नामुमकिन है। तो वर्कर्स कॉम्पेंसेशन जहां एक नियंत्रित नुकसान है, वहीं एक बाहरी व्यक्ति को हुई चोट एक अनियंत्रित वित्तीय आपदा बन सकती है। ठीक है, तो अब तक हमने समस्या की भयावहता देख ली है और ये वाकई डरावना है। अब समाधान पर आते हैं। क्या स्रोत हमें इस वित्तीय जाल से बचने का कोई रास्ता दिखाता है? मतलब कंपनियां क्या कर सकती हैं? बिल्कुल। और लेख का सार यही है कि इंतजार मत करो। समाधान प्रतिक्रिया में नहीं बल्कि रोकथाम में है। प्रोएक्टिव बनो, रिएक्टिव नहीं। हाँ,
स्रोत सुरक्षा को एक खर्च के रूप में नहीं, बल्कि कंपनी के मुनाफे को सुरक्षित रखने वाले सबसे अच्छे निवेश के रूप में प्रस्तुत करता है। जो पैसा आप आज सुरक्षा पर खर्च करेंगे, वो कल आपको उन लाखों करोड़ों के नुकसान से बचाएगा। मतलब इंतजार मत करो कि कोई गिरे और फिर आप रेलिंग लगाओ, पहले से ही रेलिंग लगा कर रखो। तो स्रोत में किन कॉन्क्रीट उपायों का जिक्र है? स्रोत एक पूरी चेकलिस्ट देता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है काम शुरू करने से पहले ही जोखिम का मूल्यांकन करना। रिस्क असेसमेंट। जी, यानी अपनी साइट को एक दुश्मन की नजर से देखना और उन सभी जगहों को पहचानना जहां खतरा छिपा हो सकता है। फिर सुरक्षा नियमों को सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर सख्ती से लागू करना। इसमें नियमित ट्रेनिंग और मीटिंग्स भी शामिल होंगी ताकि हर किसी को नियम याद रहें। हाँ, लगातार ट्रेनिंग और रोज सुबह काम शुरू करने से पहले 5 मिनट की टूल बॉक्स टॉक बहुत कारगर होती है। इसके अलावा सही सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल अनिवार्य बनाना, जैसे हेलमेट, हार्नेस, दस्ताने, सेफ्टी शूज, ये सब। स्रोत खास तौर पर गिरने से बचाव पर ध्यान देने की बात करता है, क्योंकि जैसा हमने देखा ये फेटल 4 में सबसे ऊपर है। सही बात है। और आखिर में सभी मशीनों और उपकरणों की नियमित जांच, ताकि वे सही हालत में हों। तो मूल रूप से ये एक कल्चर बनाने के बारे में है, एक ऐसी संस्कृति जहां सुरक्षा हर किसी की पहली प्राथमिकता हो, सिर्फ सेफ्टी ऑफिसर की नहीं। आपने पूरी बात का निचोड़ निकाल दिया। ये एक सक्रिय दृष्टिकोण है, हादसा होने का इंतजार करने और फिर उससे निपटने के बजाय उन स्थितियों को ही बनने से रोकना जो हादसे का कारण बन सकती हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो लॉ इन्फो का ये लेख साफ दिखाता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर हुए एक हादसे की असली लागत अस्पताल के बिल से कहीं कहीं ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा। ये जो छिपी हुई अप्रत्यक्ष लागतें हैं, प्रोजेक्ट में देरी, उत्पादकता में गिरावट और सबसे बढ़कर प्रतिष्ठा को नुकसान, ये किसी भी कंपनी को घुटनों पर ला सकती हैं। तो सुरक्षा में निवेश करना सिर्फ जाने बचाने का एक नैतिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये बने रहने और मुनाफा कमाने के लिए एक बुनियादी व्यापारिक रणनीति है। बिल्कुल सही। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है जिस पर शायद और भी ज्यादा सोचने की जरूरत है। अच्छा? ये लेख पूरी तरह से उन लागतों पर केंद्रित हैं जिन्हें आप डॉलर या रुपए में माप सकते हैं। कंपनी का नुकसान, घायल को मिला मुआवजा। लेकिन उस लागत का क्या जिसे किसी बैलेंस शीट में नहीं लिखा जा सकता? आप टीम के मनोबल और भरोसे की बात कर रहे हैं। हाँ, जरा सोचिए, जब एक टीम अपने किसी साथी को एक भयानक हादसे का शिकार होते देखती है तो उस टीम पर क्या गुजरती है? वो अगले दिन उसी ऊंचे मचान पर या उसी भारी मशीन के पास किस हिम्मत से काम करने लौटती है? उनके मन में जो डर, जो विश्वास और शायद जो गुस्सा पैदा होता है, उसकी कीमत क्या है? उसे तो मापा ही नहीं जा सकता। नहीं मापा जा सकता। उस मनोवैज्ञानिक प्रभाव की उत्पादकता और सुरक्षा संस्कृति पर दीर्घकालिक लागत क्या होती है? ये कुछ ऐसा है जिसे स्रोत नहीं मापते, लेकिन ये इस पहेली का शायद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मानवीय हिस्सा है।